हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस संविधान लेक्चर सीरीज का थर्ड वीडियो करने वाले। इसके पहले हमने दो वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को करा था। सबसे पहले वीडियो में 2017 में आए हुए संविधान के कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। फिर सेकंड क्वेश्चन में हमने संविधान को स्टार्टिंग से शुरू किया था। तो आपको, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो आपको देखना है, उसके बाद ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे कि संविधान के बारे में कुछ अनुच्छेद भी जानेंगे और कुछ संविधान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो स्टार्ट करें हमारा आज का ये वीडियो। लेकिन उसके पहले यदि आपने रन स्टडी पे पहली बार विजिट किया है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना है आपको, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। संविधान लेक्चर सीरीज को हम पूरा आखिरी तक खत्म करने वाले, और ये जो सीरीज रहेंगी इसका हर वीडियो आपको याद करवाने के लिए रहेगा। मतलब हमें अनुच्छेद याद होने चाहिए, है ना। पढ़ने के लिए तो आपके पास और भी बहुत सारी किताबों से पढ़ सकते हो या दूसरे चैनल से पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं उसको याद करेंगे। हर वीडियो में मैं आपको प्रीवियस का रिविजन भी करवाऊंगा और साथ में आगे वाला पढ़ाऊंगा, तो इससे आपको याद हो जाए वो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था। फिर 1764 की बात करें तो यहाँ पर बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध जीतने के बाद जो कंपनी थी, कंपनी ने क्या सोचा कि अब हम इन पे शासन भी कर सकते हैं। पहले तक उनका ऐसा कोई विचार नहीं था कि उन्हें भारत में रह के शासन करना है। पहले वो केवल व्यापार के उद्देश्य से यहाँ पर आए थे और व्यापार अपना कर रहे थे। लेकिन 1764 का जब बक्सर का युद्ध उन्होंने जीता, उसके बाद उनके मन में आया कि अब हम भारत पे शासन भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो भारत पे धीरे धीरे शासन की तरफ उन्होंने बढ़ना स्टार्ट किया। अभी भी पूरी तरह से मन नहीं था, लेकिन अब बढ़ना स्टार्ट हुए थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से रेगुलेटिंग एक्ट आया। ये वहां से आएगा। रेगुलेटिंग एक्ट कहाँ से आएगा? ये ब्रिटेन से आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, पहला जो एक्ट आया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट, और यह 1773 में आया था। 1773 में पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, तो आपको याद रखना है 1773 में आया था पहला रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। इस एक्ट में क्या था, तो आपको ध्यान रखना है, इस एक्ट में पहले 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी? तो सबसे मेन जो थी वो बंगाल प्रेसिडेंसी थी। इसके बाद आपको मद्रास प्रेसिडेंसी मिल जाएगी और आपको मिल जाएगी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत तीनों प्रेसिडेंसियों को मिलाया गया और बंगाल को बड़ा बनाया गया। तीनों प्रेसिडेंसी को मिलाया, बंगाल को बड़ा बनाया, और जो बंगाल का गवर्नर था वह वहां का गवर्नर जनरल कहलाया। ठीक है। क्या करा है, बंगाल के जो गवर्नर था उसको बड़ा बना दिया गया। बाकी की जो 2 प्रेसिडेंसियां थी वह बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करने वाली थी। तो जो बंगाल का गवर्नर था उसे अब गवर्नर ना कह के गवर्नर जनरल कहने लगे। ठीक है। तो जब गवर्नर को गवर्नर जनरल कहने लगे, उस समय बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग था। तो जो वॉरेन हेस्टिंग ही था उसे ही हम बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगे। तो पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, और सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजाह इम्पे को बनाया गया। एलिजाह इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के, जो 1774 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनी थी। ठीक है, ये रेगुलेटिंग एक्ट था, समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक्ट कब आया, तो 1784 में, 1784 में अगला एक्ट आया जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। क्या नाम था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, और इसकी मुख्य विशेषता थी कि इसमें द्वैध शासन प्रणाली लाई गई थी। क्या लाई गई थी? द्वैध शासन प्रणाली लाई गई थी, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे यह कंपनी के मामले देखते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स यह राजनीतिक मामले देखते थे। पिट्स इंडिया एक्ट को और याद रखना है आपको, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से कौन से एक्ट को जाना जाता है, तो पिट्स इंडिया एक्ट को जाना जाता है। इसी एक्ट के तहत द्वैध शासन प्रणाली लाई गई थी। नेक्स्ट हमारा एक्ट आता है पहला चार्टर एक्ट। सबसे पहला चार्टर एक्ट कब आया था, तो 1793 में आया था। यह भी क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि पहला चार्टर एक्ट कब लाया गया था। 1793 में चार्टर एक्ट लाया गया था। और जब भी चार्टर एक्ट आता है तो यह कंपनी का लाइसेंस
जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका लाइसेंस 20 वर्ष के लिए बढ़ाने के लिए आता है। जब भी चार्टर एक्ट आएगा कंपनी का लाइसेंस 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, आगे के चार्टर एक्ट में लिखा नहीं होगा, लेकिन आपको याद रखना है कि 20 वर्ष के लिए कंपनी का लाइसेंस बढ़ा दिया जाएगा। 20 वर्ष के लिए बढ़ाता है मतलब 1793 में आया, तो हर 20 साल में एक चार्टर एक्ट आपके सामने आएगा। ठीक है ना। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट पहला था उसमें क्या बोला गया, तो उसमें बोला था कि कंपनी के जो कर्मचारी है उनका वेतन भारतीय राजस्व में से ही देना तय हुआ था। इसमें मतलब उन्होंने बोला कि कंपनी को जो भी राजस्व होता है, भारत की तरफ से जो भी राजस्व होता है, उसी राजस्व में से आपको कंपनी के कर्मचारियों को वेतन देना है और बाकी जो भी मुनाफा बचेगा उसको आप ब्रिटेन में भेजिए। ठीक है ना। तो ये पहला काम हुआ था पहले चार्टर एक्ट में, कंपनी के कर्मचारी का वेतन भारतीय राजस्व में से देना तय हुआ। फिर आया दूसरा चार्टर एक्ट, इनका जब लाइसेंस खत्म हुआ 20 वर्ष बाद, मतलब 1793 के बाद 1813 में दूसरा चार्टर एक्ट आया था। और इस चार्टर एक्ट में कंपनी के लिए चाय के साथ और चाइना के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया है ना। मतलब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी। मतलब मोनोपोली का मतलब होता है कि भारत में यदि किसी को व्यापार करना है तो वह केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी और कोई दूसरी कंपनी या कोई व्यापारी यहां पर आकर व्यापार नहीं कर सकता था। ऐसी मोनोपोली थी 1813 के पहले तक। लेकिन 1813 का जब एक्ट आया तो उसमें उन्होंने चाय और चाइना को छोड़ दिया, मतलब ये ईस्ट इंडिया के कंपनी के लिए छोड़ दिया, और बाकी जो बची हुई चीज थी उन सभी पर दूसरे व्यापारी या दूसरी कंपनी आकर भारत में व्यापार कर सकती थी। इसके द्वारा ईसाई मिशनरी को भारत में आकर धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई। यह क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि किस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरी को भारत में आकर धर्म के प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। तो यह 1813 का दूसरा चार्टर एक्ट था। 1813 का दूसरा चार्टर एक्ट था, उसमें ईसाई मिशनरी को भारत में आकर धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चार्टर एक्ट 1833। 13 के बाद 20 साल बाद फिर लाइसेंस खत्म हुआ तो फिर से कंपनी ने अप्लाई किया तो 1833 में फिर से चार्टर एक्ट आया। कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से खत्म हो गया। कंपनी का जो चाय और चाइना थी ना वो भी छीन ली गई उनसे। अब क्या बोला कि भैया कोई भी यहां पर किसी भी प्रकार का व्यापार दूसरी कंपनी भी आके कर सकती है, एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त किया जाता है। इसके बाद यहां पर विधि आयोग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना? विधि आयोग की स्थापना की गई। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी किया गया और यह लॉर्ड मेकाले की अनुशंसा पर किया गया। मतलब किसने बोला था कि यहां पर भारत में भैया शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी किया जाए, तो यह लॉर्ड मेकाले ने बोला था। 1833 में बोला था। कब बोला था? 1833 में बोला था। और एक चीज हुई, यहां पर बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बोलने लगे। बंगाल का गवर्नर जनरल जो था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहने लगे। बंगाल से अब वो भारत का हो गया। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग, तो मतलब विलियम बेंटिंग ही अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो मतलब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे, दोनों में जो आंसर आएगा आपका वह विलियम बेंटिंग आएगा। ठीक है, विलियम बेंटिंग अब ये बैटिंग करने के लिए उतरे हैं 1833 के एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अंतिम चार्टर एक्ट। 1853 में अंतिम चार्टर एक्ट आया और इसमें सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ हुआ। सिविल सेवकों की भर्ती हुई इसमें, उसके लिए जो प्रतियोगिता होंगी उसके लिए आरंभ हुआ खुली प्रतियोगिता का। सेंटर यहां नहीं मिलता था, सेंटर के लिए बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि अपने यहां पर सेंटर तो 1922 में स्टार्ट हुआ। कब? पहली सिविल सेवा का परीक्षा कब हुई थी भारत में? 1922 में हुई थी। ठीक है। तो ये जब अभी स्टार्ट हुआ 1853 में तो वो बाहर के लिए है ना। भारत के लिए प्रथम विधान परिषद का निर्माण हुआ। भारत के लिए प्रथम विधान परिषद का निर्माण 1853 के अंतिम चार्टर एक्ट के तहत ही हुआ था। फिर इसके बाद आता है पोस्ट ऑफिस एक्ट जो कि 1854 में आता है और इसके तहत पोस्ट ऑफिस की स्थापना होती है। ठीक है। तो अब इसके बाद हो गई 1857 की क्रांति, इसलिए यहां पर यह अंतिम लिखा। उनका मन तो और था कि और चार्टर एक्ट आएंगे, लेकिन 1857 की क्रांति हो गई, मेरठ से प्रारंभ हुई थी। इसके बाद उनका जो व्यापार करने का विचार था वो पूरी तरह से खत्म होता है और अब जो ब्रिटेन के लोग हैं वह भारत पे शासन करने के लिए यहां पर आने लगते हैं।
ठीक है। तो इसके बाद जो एक्ट आएंगे वो सब शासन से रिलेटेड रहेंगे। ये तो अभी तक कंपनी के बारे में था। अब कंपनी का यहाँ से खेल खत्म होता है। अब ब्रिटेन का शासन की ओर कदम स्टार्ट होते हैं। भारत पे अब शासन की ओर वो बढ़ने लगेंगे, ठीक है ना। तो देखिए रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट रिवीजन करेंगे। सबसे पहला जो एक्ट आया था वो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 में आया था। तीनों प्रेसिडेंसी को मिलाया, बंगाल को बड़ा बनाया, बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल कहलाया और वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। मुख्य न्यायाधीश जो बने वो सर एलिजाह इम्पे बने। पीठ से इंडिया एक्ट आया 1784 में। द्वेष शासन प्रणाली लेकर आया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से इसको जाना जाता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स नाम से द्वेष शासन प्रणाली चलाई जाती थी। पहला चार्टर एक्ट आया कंपनी के लिए, 20 वर्ष के लिए लाइसेंस बढ़ाने के लिए आया था, 1793 में आया था। और इस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड कार्नवालिस, और लॉर्ड कार्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड कार्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त का जनक भी कहा जाता है। 1793 में उन्होंने किया था। कंपनी के कर्मचारी का वेतन भारतीय राजस्व से देना तय हुआ। दूसरा चार्टर एक्ट 1813 में आया। इसमें चाय और चाइना के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ। इसके द्वारा ईसाई मिशनरी को भारत में आकर धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई। तीसरा एक्ट आया था 1833 में। कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। विधि आयोग की स्थापना हो गई। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो गया। लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बोलने लगे और विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, जो कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अंतिम चार्टर एक्ट, जो कि 1853 में आया था। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ हुआ। भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना हुई। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट आया, पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई और 1857 में क्रांति हो गई। इसके बाद के जो एक्ट आएंगे वह भारत पे शासन करने के लिए आएंगे, ठीक है, जो कि हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम करते हैं हमारे अनुच्छेद वाला पोर्शन। तो अनुच्छेद वाला पोर्शन करने के लिए पहले तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ अनुच्छेद पढ़े थे, उन पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अनुच्छेद हमने पढ़ा था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में था अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 में हमने नए राज्यों का गठन किया था। अनुच्छेद 3 में हमने उनकी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया था। अनुच्छेद 5 में नागरिकता है कि नागरिकता किस किस प्रकार से आपको मिल सकती है। अनुच्छेद 10 में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें नियम दिए गए हैं। इसमें क्या दिए गए हैं? नियम दिए गए हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है ना, 1955 का ये अधिनियम भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 11 में नागरिकता को वापस लेने के बारे में दिया गया है कि संसद कभी भी आपकी नागरिकता वापस ले सकती है। उसके कुछ रीजन है, यदि उन रीजन में से कोई भी एक रीजन आप पे फॉलो होता है तो नागरिकता वापस ली जा सकती है। अनुच्छेद 14, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है, यह हमारा भाग 1 है। 5 से लेकर 11 तक ये भाग 2 है नागरिकता से संबंधित। फिर आता है 12 से लेकर 35, ये भाग 3 है, जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और मौलिक अधिकार हम जो लेके आए वह अमेरिका से लेके आए। तो अनुच्छेद 14, 12, 13 छोड़ देना, सीधे 14 पे आना। 14 से लेकर 18 यह समानता का अधिकार है। तो समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष क्षमता, कानून का समान संरक्षण था। अनुच्छेद 15 में किसी प्रकार का कोई भेदभाव धर्म, लिंग, रंग, जाति के आधार पर नहीं किया जा सकता। सिविल सेवा में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत था और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत था। उपाधि भी लेकिन 2 जगह छोड़कर, शिक्षा और सेना में उपाधि दी जा सकती है, बाकी और कोई भी उपाधि नहीं दे सकता। नेक्स्ट है हमारे पास अब आज के हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आज हम क्या करने वाले, मौलिक अधिकार मतलब भाग 3 को पूरा खत्म करने वाले। 35 तक के अनुच्छेद हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 19 से स्टार्ट होता है, 19 से लेकर 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार आता है, जिसमें अनुच्छेद 19 में कुछ अधिकारों का संरक्षण है। आपको ध्यान रखना है ABCDEFG तक है ये, तो आपको सभी याद रखना है। 19A में क्या लिखा हुआ है? वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार, मतलब जो मीडिया है यह 19A के तहत आती है। 19B में शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है। 19C में संघ बनाने का अधिकार है, जैसे RSS हमारा संघ है तो 19C के तहत वो बनाया गया है। शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, जैसे बीच में जो भी आंदोलन, जो सभाएं हुई है शांतिपूर्ण रूप से, वह अधिकार किसके तहत दिया गया? 19B के तहत दिया गया।
19D में भारत के क्षेत्रों में आने जाने का अधिकार है। 19E में भारत के किसी क्षेत्र में रहने का अधिकार है। 19F में संपत्ति का अधिकार है, जिसको हमें हटा दिया गया है और अब 300A में डाल दिया, विधिक अधिकार बना दिया। 19G में किसी भी व्यापार और व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता हमारे पास दी गई है। अनुच्छेद 20 आता है अब। तो अनुच्छेद 20 में अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए हम मजबूर नहीं कर सकते, यह अनुच्छेद 20 में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते, यह अनुच्छेद 20 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब आपको सांस लेने का अधिकार है, आपको विदेश जाने का अधिकार है, आपकी निजता प्राइवेसी का अधिकार है आपको, तो यह अनुच्छेद 21 के तहत है ना। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 21 में। जीवन देने की स्वतंत्रता, जीवन जीने देने की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 21 में दी हुई है, ठीक है ना। अनुच्छेद 21A में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, यह अनुच्छेद 21A में, और यह संविधान का 86वां संविधान संशोधन था, जो कि 2002 में हुआ था। 86 नंबर का संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। यह जो अनुच्छेद था RTE जिसको बोला जाता है, राइट टू एजुकेशन, यह 2009 में लाया गया। कब लाया गया? 2009 में, और अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। तो आपको सारी बातें याद रखना है। 21A अनुच्छेद पूछा जाता है एग्जाम में। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। RTE राइट टू एजुकेशन है, यह 2009 में लाया गया, 2010 में लागू हुआ। अनुच्छेद 22 क्या है? तो अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, यह अनुच्छेद 22 में दिया हुआ है। इसके बाद आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 23 है। तो मानव की दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध है, मतलब मानव तस्करी जो पहले होती थी, मानव तस्करी पर रोक लगाता है अनुच्छेद 23। और बलात्श्रम मतलब बेगारी, बेगारी मतलब होता है कि वो पहले बंधुआ मजदूर जो चलती थी, है ना, उसी के तहत अनुच्छेद 23 में उसको रोक लगाई गई है। तो मानव का व्यापार नहीं करना है और साथ में बंधुआ मजदूरी नहीं करवाना है उनसे, यह अनुच्छेद 23 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 24 में फैक्ट्रियों एवं अन्य जोखिम भरी जगहों पर बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप किसी भी जोखिम भरी जगह या फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते, ऐसा अनुच्छेद 24 में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 25 में किसी भी व्यक्ति को कोई धर्म मानने और उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 में मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 26 में क्या दिया है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध का स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता है। कहीं पर भंडारा करवाना है, कहीं पर आपको कोई यज्ञ करवाना है, या कोई भी भागवत कथा का आयोजन करवाना है, या किसी अन्य प्रकार का कोई समारोह करवाना है, तो यह धार्मिक कार्यों के लिए आपको प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के तहत दी जाती है। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि करने के लिए करों के संदाय के लिए बारे में स्वतंत्रता है। जैसे मंदिरों में जो भी दान आता है उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। उसी प्रकार से अन्य धर्म के प्रति भी यदि कोई इस प्रकार का धार्मिक कार्य को बढ़ाने के लिए, जो धार्मिक विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि में करने के लिए जो भी आपका जो दान आता है, उनके लिए करों का प्रावधान नहीं है, ठीक है। ये अनुच्छेद 27 में है। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना की स्वतंत्रता है। जो ऐसे संस्थान हैं जिनको धार्मिक शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त है, जैसे मदरसे होते हैं, तो मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है वह शिक्षा धार्मिक शिक्षा हो सकती है और उपासना भी हो सकती है। धर्म से रिलेटेड जो भी उपासना है वह वहां पर हो सकती है। लेकिन उसके अलावा कोई संस्थान यदि है जो कि राज्य सरकार का अनुदान प्राप्त नहीं है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा देना प्रतिबंध होता है, निषेध होता है। धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते दूसरे किसी भी संस्थान में जो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं होते। इसके बाद आता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक जो है उनके वर्गों का
वर्गों के हितों का संरक्षण करना, ये अनुच्छेद 29 में दिया है। 29, 30 आपको याद रखना है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, तो अल्पसंख्यक इसमें आते हैं, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 में आता है। और अनुच्छेद 30 में आता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना वो कर सकते हैं और उनको प्रशासन करने संबंधी अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिए गए हैं वह अनुच्छेद 30 में दिए गए हैं। मतलब अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उसको प्रशासित कर सकते हैं, अनुच्छेद 30 में ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद आता है संवैधानिक अधिकार का संरक्षण, लेकिन इसके पहले अनुच्छेद 31 भी आता है। अनुच्छेद 31 में पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें 44 नंबर के संविधान संशोधन 1978 के तहत यहां से हटाकर 300A में डाल दिया, भाग 12 में 300A में डाल दिया, विधिक अधिकार बना दिया। मतलब अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न रहकर विधिक अधिकार बन गया है, 300A में है और 12वें नंबर के भाग में है। ठीक है, अब संवैधानिक अधिकार का संरक्षण आता है, ये सबसे मुख्य होता है। अनुच्छेद 32 जो है ये सबसे मेन अनुच्छेद है, जो कि जो अधिकार हमको दिए गए हैं यदि वह ठीक प्रकार से सरकार के द्वारा हमें नहीं प्राप्त होते तो उसको लेकर भी हम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 में ऐसा दिया हुआ है। अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार जो है वह अनुच्छेद 32 में है। इसलिए अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है? तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इस अनुच्छेद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट 5 रिटें जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? 5 रिटें जारी कर सकता है, जिसमें पहला नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब यदि किसी पुलिस थाने में कोई बंदी है, उसको कोर्ट में पेश नहीं किया गया, तो उसे पेश करने के लिए न्यायालय के द्वारा एक आदेश जारी हो सकता है, जिसको हम बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी कर सकता है, जिससे बंदी को प्रत्यक्ष होने के लिए पुलिस को बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद परमादेश। परमादेश में क्या होता है कि यदि कोई सरकारी ऑफिसर, अफसर या कोई भी कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक से नहीं करे, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक से कीजिए। ठीक है, ये परमादेश में आता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। प्रतिषेध लेख जो होता है, प्रतिषेध लेख, इसमें क्या होता है कि निचली अदालत में जो मामले चल रहे हैं उन पर प्रतिषेध लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है कि आप इन मामलों पर कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी जो कार्रवाई है वो हमारे द्वारा की जा रही है। चौथा आता है उत्प्रेक्षण। मतलब निचली अदालत से जो मामले हैं वह उच्च अदालतों में पहुंचाने का काम करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है निचली अदालत के लिए कि आप भैया ये जो मामला है इसको ऊपर पहुंचा दीजिए, आपके बस का ये नहीं है। अगला आता है अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा में क्या होता है कि यदि कोई मान लो निम्न रैंक का अधिकारी है, वह उच्च रैंक पर बैठ गया है ना, तो उससे सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है कि किस अधिकार से आप बैठे भैया और वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे है ना। तो इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, तो उसको बोला जाता है अधिकार प्रक्षा। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। और अनुच्छेद 35 भी याद रखना, जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों को लेकर जो संसद है वो कानून बना सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। अनुच्छेद 35 में हमारे मौलिक अधिकार को लेकर संसद कानून बना सकता है, इस संदर्भ में बातें लिखी गई है अनुच्छेद 35 में। ठीक है ना, एक बार आपको फिर से वीडियो का रिवीजन करके देख लेना, सारी चीजें आज ही आपको आ जानी चाहिए, आपको सीखना है सब चीजें, तब मजा आएगा संविधान पढ़ने में। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन राउंड, जिसमें आपको कुछ और जानकारियां मिलेंगी और जो हम पढ़ चुके उसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अस्पष्टता का उन्मूलन, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी कानून के समक्ष समानता, या ऑप्शन डी उपाधियों का उन्मूलन। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, अस्पष्टता का उन्मूलन। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बलात् श्रम के रोकथाम से संबंधित है? तो बलात् श्रम और मानव के यातायात से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है ये हमें बताना है। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 23। तो हमने पढ़ रखा है कि अनुच्छेद 23 जो होता है यह मानव के यातायात या उसकी खरीद फरोख्त या बलात् श्रम मतलब उसकी बेगारी पर रोक लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो यह
राष्ट्रध्वज जो फहराने का अधिकार हमें दिया गया है यह ऑप्शन बी में आएगा। 19A अनुच्छेद 19(1) के तहत यह अधिकार हमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? शिक्षा का अधिकार मतलब राइट टू एजुकेशन, यह हमें 21A में दिया गया है। और ये जो अनुच्छेद का संविधान संशोधन था ये 86वां संविधान संशोधन था जो कि 2002 में आया था और 2010 में यह लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह अभी हमने पढ़ा है कि 21A यह किससे संबंधित है? यह शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो यह जीवन की सुरक्षा है ना, और व्यक्तिगत स्वाधीनता ये मैंने आपको बताया अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? 29 बताना है आपको, 29। तो यह धार्मिक शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आता है और इसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(1) के तहत निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? 21A में फिर से आया तो शिक्षा का अधिकार इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो फिर से जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 21 में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की निम्न अनुच्छेद में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? समानता का अधिकार कौन सा देता है? तो यह देता है अनुच्छेद 14 से लेकर 18। 14 से लेकर 18 हमें अनुच्छेद जो है समानता का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार हम किस देश से लाए? तो ये हम लाए थे अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? भाग 3 के बारे में मैंने आपको बताया था। भाग 3 जो संबंधित है यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। नागरिकता भाग 2 में है, संघ और उसके प्रांत भाग 1 में है और प्रस्तावना तो अलग होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कारखानों में रोजगार प्राप्त करने की अनुमति आयु क्या है? जो अनुमति दी जाती है वो किस आयु को दी जाती है? तो 14 वर्ष। 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को कारखानों में रोजगार प्राप्त करने की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? तो इसमें मैंने आपको बताया कि संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था उसको हटाकर 300A में डाल दिया है और अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है। तो ये अभी हमें संपत्ति का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? गोपनीयता का अधिकार मतलब अधिकार ये भी तो भाग 3 में इसको दिया गया है जो कि 21 में आता है, प्राइवेसी वाला। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है? तो यह मौलिक अधिकार है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? कौन सा भाग है? तो यह मौलिक अधिकार वाला भाग है जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया? तो यह जो लागू किया गया था वह 2009 में किया गया था। ठीक है। कब लागू किया गया? 2009 में, और वास्तव में 2010 में, अप्रैल 2010 में लागू किया गया था, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो 2009 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं? मूलभूत अधिकार में तो यह तो 12 से 35 ही है। 12 से 35 में हमारे मौलिक अधिकार शामिल है जिसको हम अमेरिका से लाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल हुआ? तो यह मौलिक अधिकार में शामिल हुआ था अप्रैल 2010 में। कब शामिल हुआ? अप्रैल 2010 में मौलिक अधिकार में यह शामिल हुआ था। ठीक है। अब आपके लिए फिर से आपको रिवीजन करना है तो अब आप कमेंट बॉक्स ओपन करिए और फिर से अब सभी जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करते हुए जाना है। ठीक है। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन फिर से ला रहे हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? आपको बताना है, कमेंट करिए फटाफट। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बलात्श्रम के रोकथाम से संबंधित है? इसका भी कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है?
फोर्थ क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की निम्न अनुच्छेद में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कारखानों में रोजगार प्राप्त करने की अनुमानित आयु क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किस का एक अभिन्न हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों में बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये 20 प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में करना है आपको। और अगला जो है आपके लिए क्विज का प्रश्न जो कि पिछले वीडियो पर आधारित है कि पहला क्वेश्चन है इसमें, राष्ट्रगान किस पत्रिका में शामिल हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता संविधान के किस भाग में दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, इनका क्विज प्रश्नों का उत्तर आपको अलग से करना है। क्विज लिखकर 1 2 3 4 नंबर के साथ आपको क्विज का आंसर करना है। अगले उसमें जो भी सही उत्तर देगा उनके नाम भी हम शामिल करेंगे। ठीक है ना, तो ये था आपका आज का वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और रन स्टडी पे पहली बार विजिट किया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।